नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर का यह डेली शो है, जिसके लिए अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और देखिए, जो पहला क्वेश्चन होता है ये आपके प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए होता है कि आपका रिवीजन कैसा चल रहा है। तो सितंबर माह से एक प्रश्न ये लिया गया है कि मानव रबी से होने वाली मौतों का अध्ययन करने के लिए किस राज्य ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर। सही उत्तर मैं दूंगा आपको वीडियो के अंत में। चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट। कुल मिला के 10 प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, ये अभी हाल ही में मनाया गया। कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स देखो, ये मनाया गया था 5 नवंबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। और इसकी थीम क्या है 2022 में? अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन बिफोर एवरी सुनामी। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन के जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक पिछले 100 वर्षों में कुल मिला के 58 सुनामी आई है, और इसमें कुल मिला के 2,60,000 लोग इसमें मारे गए हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2015 में, कब? 2015 में 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे के रूप में नामित किया था। अगला क्वेश्चन है, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप हमसे चाहें तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर स्टडी विद ज्ञान लिखकर कनेक्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट भी है studyvidgyanprakash.com, वहाँ पर भी एक बार विजिट आप जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, नवंबर 2022 के पहले सप्ताह में कहाँ पर वायु गुणवत्ता खराब होने की वजह से 50% सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम तथा स्कूलों को बंद कर दिया गया? तो फ्रेंड्स ये काम किया गया है केंद्र यानी कि दिल्ली में। देखो, यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में कुछ आंकड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर जो एयर क्वालिटी है, यानी कि यहाँ पर जो पीएम होता है, अगर वो 0 से 50 के बीच में है तो माना जाता है कि यह सही है। सेटिस्फैक्ट्री में 51 से 100 होता है। इसके अलावा जो आगे आप देख रहे हैं आंकड़े, तो इसके मुताबिक अगर आप दिल्ली में देखेंगे तो यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पहुंच चुकी है सीवियर में, 401 से ऊपर है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर कहां पर लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया गया है कहां पर? ग्रेटर नोएडा में। जी हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में ग्रेटर नोएडा में भारत के दूसरे और उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर, जिसको नाम दिया गया है योटा D1, ये है योटा D1, इसका उद्घाटन किया है। कब? 31 अक्टूबर को। योटा D1 क्या है? वर्तमान में ग्रेटर नोएडा डेटा सेंटर पार्क बनाए जा रहे हैं, और इसमें 6 डेटा सेंटर भवनों में यह पहला होगा योटा D1। लगभग 1500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ केवल 20 महीने में यह पहला डेटा सेंटर चालू किया गया है। हाइपर स्केल डेटा सेंटर को योटा इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा विकसित किया गया था। यह भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों के करीब एक रणनीतिक स्थान पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ग्रेटर नोएडा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस राज्य में रहने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के एक आदेश को अधिसूचित किया है? तो दोस्तों ये अधिसूचना जारी हुई है कहाँ पर? गुजरात में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना गुजरात के आणंद और मेहसाणा जिलों में रहने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता प्रदान करती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों दुनिया की जो सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन है ये कहाँ पर चलाई गई है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इसकी लंबाई कितनी रही? 1910 किलोमीटर, मतलब 1910 मीटर, मतलब लगभग 2 किलोमीटर। इसमें 100 कोच लगाए गए और लगभग 4550 लोग इसमें बैठ सकते हैं, यानी कि सीटों की संख्या 4550 है। और 29 अक्टूबर 2022 को स्विट्जरलैंड की ट्रेन चलने की 175वीं वर्षगांठ थी, तो इसी अवसर पर इसको स्टार्ट किया गया, चलाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस मनाया गया है कब? तो फ्रेंड्स देखो, ये मनाया गया है 3 नवंबर को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। आपको बता दें, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, इसमें प्राकृतिक तरीके से जो जीव होते हैं और वनस्पतियां होती हैं उसको संरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। तो ये 3 नवंबर को क्यों मनाया गया? आपको बता दें कि 3 नवंबर को पहली बार 2022 में इसे आयोजित किया गया है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन एंड द बायोस्फीयर, मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ के 2 साल के उत्सव को चिन्हित करने के लिए इसे 3 नवंबर को शुरू किया गया। मैन एंड द बायोस्फीयर जो कार्यक्रम है, इसको यूनेस्को के द्वारा कब शुरू किया गया था? 1971 में इसे स्टार्ट किया गया था। अब कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं स्टडी जीके के, उसको भी आप लोग देख लीजिए। जैसे कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो इसकी मतलब इसका आंसर हो जाएगा 18। भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 18 हैं। पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा बना था? तो याद रखना कि नीलगिरी ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना था। और 18वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा बना है? तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न होगा यहाँ पर कि हाल ही में किस राज्य में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने देश के सबसे बड़े विंड टरबाइन जनरेटर की स्थापना की है? विंड टरबाइन जनरेटर ये बहुत बड़ा होता है, हवा से चलेगा, और जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उससे भी ऊंचा है ये। ठीक है, तो इसकी स्थापना की गई कहाँ पर? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा गुजरात के मुंद्रा में इसकी स्थापना की गई है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में EESL यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए CEO बन गए हैं। कौन? विशाल कपूर। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर EESL के बारे में याद रखना, EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस उपन्यासकार को 2022 का एजुथाचन पुरस्कार देने के लिए चुना गया है? तो एजुथाचन पुरस्कारम ये पुरस्कार कहाँ से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये पुरस्कार जो है ये संबंधित है कहाँ से? देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा केरल से। ठीक है, तो एजुथाचन पुरस्कार केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। इसमें 5 लाख रुपए नगद और एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। तो ये दिया गया है 2022 का पुरस्कार किसको? ये दिया गया है ए सेतु माधवन को। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 2020-21 परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पर है, शीर्ष पर है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जी हाँ, केरल पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है और पंजाब तीसरे स्थान पर है। तो ये याद रखना। 7वें स्थान पर कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 10 MCQs। और अब एक प्रश्न आपका जो कि शुरू में मैंने आपसे पूछा था उसको आंसर करते हैं। मानव रेबीज से होने वाली मौतों का अध्ययन करने के लिए किस राज्य ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा केरल। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है, केरल। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज की ओर से जारी बयान के मुताबिक चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉक्टर थॉमस मैथ्यू को लेकर अब तक 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। समिति रेबीज के टीकों की प्रभावशीलता का आकलन करेगी और 1 महीने में अपना रिपोर्ट देगी। तो दोस्तों ये थे आज के डेली करंट अफेयर। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ, थोड़ी सी हेल्प करिए मेरी भी, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।